Hello everyone, myself is Seema. I am working as a IT trainer in Kodu Institute हिसार। तो आज हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या रहेंगे? हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स है कि सी लैंग्वेज क्या होती है, स्टेप्स टू लर्न ए सी लैंग्वेज, कि आपको सी लैंग्वेज कैसे लर्न करनी चाहिए, वेयर वी कैन राइट ए प्रोग्राम। हम सी लैंग्वेज में अगर प्रोग्राम राइट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ राइट करना है, बेसिक स्ट्रक्चर टू राइट ए प्रोग्राम। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रोग्राम को करने का तरीका क्या होता है, वो हम जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर टू राइट ए प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाइलर? एक प्रोग्राम को राइट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी होता है। वो टर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक कंपाइलर क्या होता है, एक डेटा टाइप क्या होती है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनपुट आउटपुट कैसे किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं सी लैंग्वेज में, कमेंट्स क्या होते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि अगर हमें सी लैंग्वेज के बारे में जानना है तो ये सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट है यू शुड टू लर्न अबाउट इफ यू वांट टू लर्न द सी लैंग्वेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक सी लैंग्वेज क्या होती है। So, introduction about the C language. First point is, it is a programming language. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मीनिंग सभी को पता है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करना होता है तो या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या तो वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सेम लाइक दैट कि अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हम बोल के नहीं दे सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा। वो लैंग्वेज हमारी क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। आप जो भी काम उससे कराना चाहो, फॉर एग्जांपल आपको a+b का सम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को पास करना पड़ेगा। अब आप बोल के तो नहीं कर सकते हो, आपको उस इंस्ट्रक्शंस को राइट करना पड़ेगा। जो इंस्ट्रक्शंस हम राइट करते हैं उसको हम कोड बोलते हैं, और उस कोड को राइट करने के लिए हमें किसी न किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। वो लैंग्वेज हमारी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी भी एक ऐसी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस लिखकर दे सकते हैं और उससे आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई भी वर्क ऑटोमेटेड कराना है, ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा कैलकुलेटर है, हम मैनुअल कैलकुलेशन ना करके या तो हम हैंड पे करें 1+2 क्या होता है या 1+3 क्या होता है, बट कैलकुलेटर क्या करता है, हम सिर्फ बटन को प्रेस करते हैं और वो हम कुछ भी वैल्यू उसके अंदर डालते हैं वो हमें कैलकुलेट कर देता है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द ऑटोमेटेड। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारे को हेल्प करती है हमारे टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज डेवलप्ड इन द 1972। ये कब डेवलप हुई थी? इन 1972 में डेवलप्ड हुई थी, जिसे डेनिस रिचे ने किया था इन यूएस से। उन्होंने इसका क्यों डेवलपमेंट किया? वो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। इस सी लैंग्वेज को यूज करके उन्होंने सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। Now the fourth point is it is also used for the developing the games. It doesn't mean कि ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज होती है। आप चाहे तो इसमें गेम्स भी डेवलप कर सकते हो, ओएस भी बना सकते हो, ट्रांसलेटर भी बना सकते हो। C++ और जावा की जितने भी ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर मीन्स जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फर्दर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एक ट्रांसलेटर क्या होता है। तो अगर आपको कोई भी ट्रांसलेटर बनाना है, जैसे कि सी का कंपाइलर या जावा का कंपाइलर अगर आपको क्रिएट करना है, तो जितने भी जावा के कंपाइलर बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज में बने हैं? वो आपकी सी लैंग्वेज को यूज करके बने हैं। अदर हैंड हम लाइब्रेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पाइथन लैंग्वेज के बारे में सुना होगा तो पाइथन लैंग्वेज में एक numpy की एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है, न्यूमेरिक फंक्शंस के ऊपर काम करती है। तो वो जितनी भी लाइब्रेरीज बनी हुई है वो भी सी लैंग्वेज को यूज करके बनी हुई है। ओके, नाउ द
नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज वेरी फास्ट लैंग्वेज एंड नियर टू हार्डवेयर। फास्ट लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, कोड मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस हम पास करते हैं सी लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर को, वो बहुत ईजी होती है। ईजी होने के कारण क्या होता है कि कंप्यूटर उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। अंडरस्टैंड अगर वो ईजिली करता है तो वो आउटपुट जल्दी से जनरेट कर देता है। तो इट मीन्स जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज it is very versatile language which can be used in both application and technology। versatile का मतलब होता है कि ये बहुत ही flexible language है, आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करने में भी और टेक्नोलॉजी में भी। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन एक तरीके का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है दैट इज द रन ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं, फोन पे भी रन कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, टैबलेट पे भी। जैसे कि आप एक गेम को प्ले करते हो, आप चाहे तो उसको फोन पे भी खेल सकते हो, आप चाहे तो उसको मोबाइल पे भी खेल सकते हो। तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे कि VLC प्लेयर हो गया, MS ऑफिस हो गया, लैपटॉप गेम्स हो गया, ये जितने भी हैं सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन में आते हैं। यानी कि इस टाइप की एप्लीकेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो सी लैंग्वेज को यूज करके। नाउ अनदर वन इज टेक्नोलॉजी। क्या होती है टेक्नोलॉजी? एक तरह की साइंटिफिक नॉलेज होती है जिससे हम चीजों को बेटर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर वो नॉलेज है तो हम किसी चीज का एक बेटर वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में आपने सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द टेक्नोलॉजी। यानी कि सी लैंग्वेज आपको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करती है। सो दीज ऑल आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द सी लैंग्वेज कि सी लैंग्वेज क्या होती है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स टू लर्न द सी लैंग्वेज, कि अगर हमें सी लैंग्वेज को लर्न करना है तो हमें बेसिक स्टेप्स क्या लेने होंगे। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि सी क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर हम एक नेचुरल लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? अल्फाबेट्स, यानी कि A to Z। देन वर्ड्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं? एक पैराग्राफ राइट करना सीख जाते हैं। तो इट मीन्स हम सी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको सी लैंग्वेज सीखनी है तो ये बेसिक स्टेप्स तो आपको लर्न करने ही होंगे, यानी कि आपको सीखने ही होंगे। सेम लाइक दैट कि सी इज ऑल्सो लैंग्वेज, बट ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। ओके, टास्क कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट का सम भी हो सकता है, या कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन हो सकते हैं, या फिर आपको कोई मैसेज प्रिंट कराना है, दिस टाइप ऑफ द वर्क, या आपको कोई गेम क्रिएट करनी है, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाना है आपको। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि उसमें अगर मुझे कोई काम मैनुअल ना करके ऑटोमेटिकली करना है, या तो मैं एक रजिस्टर प्रिपेयर करूं जिसमें सारे एम्प्लॉयज के डिटेल्स रखूं कि मेरी कंपनी में कौन काम करता है, उसकी सैलरी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, या फिर मैं कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दूं जिससे मैं क्या करूं? ऑटोमेटेड ये रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो ये काम कौन करेगा? मेरे लिए कंप्यूटर करेगा। और कंप्यूटर क्यों करेगा? कंप्यूटर को पहले मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी होगी, और वो इंस्ट्रक्शंस किस में राइट की जाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट की जाती है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीखने के अपने कोई स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वही जो एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप करते हो। अगर आप कोड लिखोगे तो आप एक ह्यूमन लैंग्वेज का ही यूज करोगे, बिकॉज यू आर द ह्यूमन। तो आप ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट आप क्या करोगे? उसके जो कोड्स हैं वो किससे मैच करने चाहिए? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैच करने चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अल्फाबेट्स का यूज होता है, 0 to 9 नंबर्स का यूज होता है, स्पेशल सिंबल का यूज होता है। अब ये स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? अगर आपने हिंदी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने उसमें मात्राएं वगैरह लगाना सीखा। तो सेम लाइक दैट कि हर एक लैंग्वेज की अपने सिंटेक्स और सिमेंटिक्स होते हैं। सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि जैसे कि हमें ब्रैकेट कहाँ लगानी है, कोमा का क्या यूज है, टर्मिनेटर का क्या यूज है, करली ब्रैकेट का क्या यूज है। जैसे जैसे आप सी लैंग्वेज को लर्न करते चले जाओगे आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। नाउ द सेकंड इज द वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और कीवर्ड्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि A + B का सम करिए,
डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। विदाउट वैल्यूज तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। जब आप ही नहीं कर पाओगे तो कंप्यूटर कैसे करेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वैल्यूज देनी होगी। वैल्यूज देने का मतलब है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये हुआ कि a के अंदर हम 10 स्टोर कर रहे हैं और b के अंदर हम 20 स्टोर कर रहे हैं। सो दीज टू आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को इन सिंपल लैंग्वेज आप कंटेनर भी कह सकते हो। कंटेनर क्या करते हैं? आपके घर में, सबके घर में कंटेनर होंगे किचन में, आप उसमें शुगर इंस्टॉल करते हो, टी सेव करते हो। सेम लाइक दैट कि अगर मुझे अपनी वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स की नीड होगी। क्योंकि अगर मुझे कंप्यूटर से कुछ भी कैलकुलेशन वर्क कराना है तो मुझे उसको वैल्यू पास करनी होगी, और वैल्यू पास करने के लिए मुझे वेरिएबल्स की नीड होगी। वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करके देंगे और देन कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेगा और हमारे लिए रिजल्ट क्रिएट करेगा। सेकेंड इज द कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू कौन सी होती है? कोई भी फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है, 10, 20, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई डेसिमल वैल्यू हो सकती है, या फिर कोई एक स्ट्रिंग हो सकती है। एंड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स मीन्स जिसने भी सी लैंग्वेज डेवलप की थी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए थे कि आप इस वर्ड्स को यूज करके कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर सकते हो, बट उस वर्ड्स का यूज उसी पर्पस के लिए ही करना है। अगर आप जानोगे कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट करना हो या कोई कंडीशन लगानी हो या किसी काम को मुझे बार बार रिपीट करना है, तो जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी, इट मीन सी डेवलपर की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी एक लाइब्रेरी के अंदर मुझे पहले से बने बनाए कुछ ऑटोमेटेड फंक्शंस दे दिए या ऑटोमेटेड कुछ कीवर्ड्स दे दिए जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर टास्क का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि उसमें कांस्टेंट कीवर्ड होता है, अगर मैं किसी भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यू स्टोर करते हैं अगर मैं उसके आगे कांस्टेंट लगा दूं तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की वैल्यू को कभी चेंज ही नहीं होने देगा। आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सर्कल में क्या होता है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। हर एक यूजर के लिए जो वैल्यू सेम होती है, यानी कि कोई भी कैलकुलेट करे एरिया ऑफ सर्कल, चाहे मैं कैलकुलेट करूं चाहे आप कैलकुलेट करें, तो पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। पाई की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 3.14। ओके फाइन। हम रेडियस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो अगर मुझे किसी भी वैल्यू को फिक्स करना है तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, कीवर्ड लगाना पड़ेगा। दैट कीवर्ड इज द कांस्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? अभी मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो होता है एक सेट ऑफ कोड होता है, यानी कि अगर मुझे कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म कराना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट करने के देनी पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज का यूज करेंगे। दैट इंस्ट्रक्शन इज द सेट ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी से चाय बनवानी है तो उसको चाय बनाने नहीं आती है, तो मैं क्या करूंगी, उसको चाय बनाने की रेसिपी राइट करके दूंगी, और चाय वो क्या करेगा, उस रेसिपी को पढ़ेगा। वो रेसिपी ही हमारी क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, एक चाय बनाने की विधि है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रीड करेगा, और जैसे जैसे जो से स्टेप्स होंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, चाय का कप रेडी करेगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपने राइट करी है वो क्या होती है, कोड होती है, और जिस लैंग्वेज में हम राइट कर रहे हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो क्या यूज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज यूज करेगा, हिंदी लैंग्वेज यूज करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करेगा, बट कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है, ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो हम इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ कोड राइट करते हैं, और वो सेट ऑफ कोड क्या होता है, जो हमारे को जैसा भी काम कंप्यूटर से कराना होता है उसके स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स जो हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब इंस्ट्रक्शंस के बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाय बनाने की रेसिपी जो होगी वो कंप्लीट क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, उसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप वो इंस्ट्रक्शन होगी। स्टेप नंबर 1 मीन्स इंस्ट्रक्शन नंबर 1, स्टेप नंबर 2 मीन्स इंस्ट्रक्शन नंबर 2, बट कॉम्बिनेशन यानी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोग्राम। तो अब हमें क्या करना होता है कि कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक सेट ऑफ कोड पास करना पड़ेगा, यानी कि एक प्रोग्राम पास करना पड़ेगा। उस प्रोग्राम के बेस पे कंप्यूटर क्या करेगा, आपके कोड को रीड करेगा और आपके लिए टास्क परफॉर्म करेगा। टास्क परफॉर्म करने का मतलब है वो आपके लिए आउटपुट जनरेट करके देगा। ओके, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स टू लर्न ए C language.
और नेक्स्ट इज द वेयर वी कैन राइट ए प्रोग्राम। अभी हमने प्रोग्राम के बारे में पढ़ा कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि कंप्यूटर से अगर कुछ भी काम कराना है तो उसको हमें एक प्रोग्राम लिख कर देना पड़ेगा। अगर मुझे a+b का भी सम कराना है तो मुझे उसको स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, a+b करके दे, देन मुझे रिजल्ट प्रिंट करके दे। तो दीज ऑल आर द इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस का जब हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो उसे हम एक प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो एक प्रोग्राम हम कंप्यूटर को पास करेंगे और वो प्रोग्राम हम किस में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कौन सी है, सी लैंग्वेज है। और हम कंप्यूटर को पास करेंगे और कंप्यूटर हमारे के लिए क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा। बट वो क्वेश्चन इज दैट कि वेयर वी कैन राइट ए प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम को कहाँ राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी चाय बनाने की आपको एग्जाम्पल दिया था, तो चाय बनाने के लिए आप किसी पेपर का यूज करोगे उसकी इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के लिए, या फिर आपने क्या यूज किया होगा, कोई नोटबुक यूज की होगी। उस नोटबुक को हम एडिटर बोलते हैं। एडिटर का मतलब होता है जहां पर हम अपना कोड को राइट कर सकते हैं। तो सेम लाइक दैट कि अगर हमें कंप्यूटर को भी कोई कोड पास करना है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखकर कोई कोड पास करना है, तो उसके लिए भी मुझे एक एडिटर की जरूरत होगी। मैं वो कोड कहाँ लिखूंगी, उस कोड के लिए मुझे एक एडिटर की जरूरत होगी। उस एडिटर के अंदर हम कोड को लिखकर कंप्यूटर को पास करेंगे और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करके हमारे लिए क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। तो हम किस तरीके के, इफ यू वांट टू राइट ए प्रोग्राम यू नीड ए एडिटर एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडिटर। आप एडिटर के लिए दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन देन यू कैन यूज द ऑनलाइन एडिटर, एंड सेकेंड इज द ऑफलाइन एडिटर। ऑनलाइन एडिटर बहुत सारे मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन सी कंपाइलर है, ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप कोई भी कोड राइट करते हो, कोई भी कोड आप कंप्यूटर को पास करते हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हो तो आप भी उस कोड के अंदर जब चाहे मर्जी चेंज कर सकते हो। बट ये फैसिलिटी क्या है, ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर नहीं है। Now next is the offline. This is very best method to edit a code. ओके, इसमें से जो ऑफलाइन होता है वो आपका विजुअल कोड एडिटर है। अगर आपने नाम सुना होगा तो विजुअल कोड एडिटर एक ऐसा एडिटर है जिसे आप फ्री ऑफ द कॉस्ट कहाँ से, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसके अंदर कोड लिख सकते हो। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, बस आपको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ऑब्वियसली जरूरत होगी। उसके बाद आप विदाउट इंटरनेट कनेक्शन इसके ऊपर काम कर सकते हो और अपने कोड को एक फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हो एज ए फाइल। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर टू ए राइट ए प्रोग्राम। अभी तो हमने ये जाना कि हमें प्रोग्राम लिखना कहाँ पर है, कौन से एडिटर के अंदर हम लिख सकते हैं, बट हम लिखे कैसे उसका हमें कुछ भी नहीं पता है। कोई स्ट्रक्चर नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है। किसी भी काम को करने का अगर हमें फर्स्ट स्टेप पता हो तो हम एंड तक उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ टू राइटिंग ए प्रोग्राम। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर आप इस सिंबल को देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, इन पर्टिकुलर लैंग्वेज इसको हम हैश बोलते हैं, बट इन द सी लैंग्वेज ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो प्री प्रोसेसर को क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन कि ये प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसको भी तो प्रोसेस कराना होता है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को पास करते हो, जैसे कि चाय बनाने की रेसिपी का एग्जांपल दिया, वो हमारा सोर्स कोड होता है, ठीक है। उस सोर्स कोड को कंप्यूटर रीड करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगा। जैसे कि आपकी सिस्टर ने या आपने किसी से चाय बनवानी थी तो आपने उसको क्या किया, कोड राइट करके दिया, उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं। उसने उसको रेसिपी को पढ़ा और आपको क्या कर दिया, चाय का कप रेडी करके दे दिया, तो वो उसने क्या हुआ, एक आउटपुट जनरेट हुआ। सेम लाइक दैट प्री प्रोसेसर जो ये डायरेक्टिव होता है, ये प्री प्रोसेसर को पाथ प्रोवाइड करता है और प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस होगा तो हमें आउटपुट जनरेट होगा। आफ्टर दैट अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है और stdio.h लिखा हुआ है। इंक्लूड एक तरीके का फोल्डर होता है, उस सोर्स कोड के अंदर जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, यानी कि हेडर फाइल का मतलब होता है कि जितने भी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करने होते हैं वो एक फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं और प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, उस सोर्स कोड को प्रोसेस करता है और हमारे लिए आउटपुट जनरेट करता है। ओके फाइन। नाउ द सेकंड इज द इंट मेन।
अब ये मेन क्या है? मेन एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वही चीज होता है जो किसी काम को ऑटोमेटेड करती है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, यानी कि आप कुछ भी कोड इसके अंदर लिखोगे, इसके अंदर हमें क्या राइट करना होता है? कोड राइट करना होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? उस कोड का आपको आउटपुट देता है। अब ये कंपाइलर क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल रीड अबाउट द व्हाट इज द कंपाइलर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको किसी भी कोड का आउटपुट चाहिए, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए, तो वो सारा का सारी इंस्ट्रक्शंस आपको कहाँ लिखनी होगी? मेन के अंदर राइट करनी होगी। अगर आप कंपाइलर से कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो आप इसकी रिटर्न टाइप इंट दोगे। अगर आप चाहते हो कि कंपाइलर आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं राइट करे तो आप क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? वॉइड। अब इसमें वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है? आई नो कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट हम जब फंक्शन का टॉपिक इसके अंदर करेंगे तो हम इस कंसेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो भी कोड, जो भी टास्क आपको कंप्यूटर से परफॉर्म कराना है, जो भी कोड आप राइट करोगे वो आप इस ब्लॉक के अंदर राइट करोगे, और ब्लॉक के अंदर राइट करने के बाद ये कंपाइलर क्या करेगा? इस कोड को रीड करेगा और आपके लिए एक आउटपुट जनरेट करेगा। सो नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है? कुछ ऐसे स्टेप्स है जो हमें क्या करना पड़ते हैं कि कुछ ऐसी टर्म्स है कि अगर हम कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सो बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम इन सी यू शुड नो अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स, कि आपको कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो नंबर 1 इज द व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाइलर, कि एक कंपाइलर क्या होता है। इन द प्रीवियस स्लाइड्स मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है, कंपाइलर कंपाइलर, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होती हैं, देन रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन एक वेरिएबल को यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं वो भी हम अभी सीखेंगे। नेक्स्ट है बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी। अब देखो, हम कंप्यूटर को कोड पास कर रहे हैं, कोड को पास करने का मतलब होता है इनपुट करना, और उसके बदले में हमें वो क्या करता है? रिजल्ट जनरेट करके देता है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 और 20 एक कंप्यूटर को वेरिएबल के अंदर स्टोर करके मैंने पास कर दिया, और मैंने बोला कि इसका a प्लस बी का आप मुझे सम करके दिखाइए। तो a प्लस बी का सम करने के लिए वो क्या करेगा? हमें a प्लस बी के हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास करेंगे और वो उसका आंसर हमें क्या देगा? आंसर 30 देगा। जो तुमने a और b को जो वैल्यू दी है दैट इज कॉल्ड द इनपुट, और जो 30 आपका आंसर आया, जो उसने रिजल्ट जनरेट किया है, वो होता है आउटपुट। तो यही काम हम सी लैंग्वेज में कैसे करा सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं कि जब आप कुछ भी इनपुट कराते हो, या फिर इनपुट कराने का मतलब होता है कि आप कंपाइलर को कोई भी कोड पास करते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन पास करते हो, और उसके बदले में वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट बताने होते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में हम डेटा सेंड कर रहे हैं आपके पास, और किस फॉर्मेट में आपको हमें रिजल्ट देना है। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंस, आपने कर्सर का नाम सुना होगा कि कर्सर एक क्या होता है? एक पॉइंटर होता है। जहां कर्सर होता है वहां से हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो अब कोडिंग के अंदर भी हमें कर्सर की पोजीशन सेट करनी होती है कि हमें कर्सर को न्यू लाइन में लेकर जाना है या कर्सर से कोई स्पेस जनरेट कराना है। सो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन परफॉर्म बाय द escape sequences. Now the next is the comment in C. कमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा कोड जो हम कंपाइलर से रीड नहीं कराना चाहते, उससे हाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाइंस का कोड लिखा और हमें लगा कि 2 लाइंस का कोड हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना, उसका मुझे कोई आउटपुट नहीं डिस्प्ले कराना है, तो हम उसको कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द कमेंट ऑल्सो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट डू यू मीन बाय द कंपाइलर। ओके, कंपाइलर क्या होता है? देखिए, कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है दैट ट्रांसलेट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फ्रेंड है, उसको एक हिंदी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है और आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? जब एक पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और एक पर्सन को हिंदी लैंग्वेज आती है, तो वो तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक थर्ड पर्सन की नीड होगी जो आपकी लैंग्वेज को आपस में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। आपकी बात उसको समझाएगा और उसकी बात आपको समझाएगा।
जाएगा। तो वो पर्सन क्या हुआ, एक ट्रांसलेटर हुआ जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। सेम लाइक दैट कि क्या होता है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को, सोर्स कोड क्या होता है, जो हम सी लैंग्वेज को यूज करके जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को पास करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स कोड हो जाएगा। बट कंप्यूटर तो आपने सुना होगा, वो तो मशीन लैंग्वेज समझते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है 0 1 यानी कि ऑन और ऑफ। अगर आप फैन को भी करोगे तो दो ही सिग्नल पास होते हैं, अगर आप ऑन करोगे तो उसके पास 1 जाता है, और अगर आप 0 करोगे तो उसके पास कौन सी इंस्ट्रक्शन पास होती है, ऑफ की इंस्ट्रक्शन पास होती है। तो हमारी कंप्यूटर मशीन भी यही समझती है। बट जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखकर कोई भी कोड पास करते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग है, हम तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कोड राइट किए जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइट किए जाते हैं। और बट कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ 0 और 1। तो वही सेम बात होगी कि आपके फ्रेंड को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप आपस में कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो सेम लाइक दैट कि हमने जो कोड लिखा वो तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, और कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। तो हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होगी, यानी कि वो प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको कंपाइलेशन बोलते हैं। और इस कंपाइलेशन को करने के लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। कंपाइलर क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को उठाता है, रीड करता है, मशीन को पास करता है, मशीन उस कोड को रीड करती है, रीड करने के बाद जो भी कोड का आउटपुट होता है वो जनरेट करके आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करती है, जिससे आपके इंस्ट्रक्शंस का आउटपुट जनरेट होता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द कंपाइलर। आई होप सो कि दिस एग्जांपल से आपको कंपाइलर के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डेटा टाइप्स। देखो डेटा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डेटा मीन्स वैल्यू। वैल्यू किसके अंदर स्टोर होती है, वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, मशीन को पास करते हैं। मशीन उस वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कराता है। कुछ भी कैलकुलेशन आप करा सकते हो, प्लस कर सकते हो, दो वेरिएबल्स की वैल्यू का माइनस कर सकते हो, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हो। एनी टाइप ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन डू बाय द कोड। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हम वेरिएबल में वैल्यू तो देंगे कंप्यूटर को, बट उसकी टाइप बताकर आपको उसकी वैल्यू को परफॉर्म कराना होगा। तो जिस टाइप की वैल्यू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को पास करते हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ द वैल्यू ए वेरिएबल, कि आप एक वेरिएबल को किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो, वो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, डेटा टाइप्स। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो कितना स्पेस कंज्यूम करेगी। तो ये सब कंसेप्ट आपका किस में आता है, डेटा टाइप्स में आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स की होती है। सो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप। फर्स्ट इज द बाइट, सेकंड इज द बूल, and third is the int, and fourth is the long, and fifth is the float, and sixth is the double। तो इसमें से कुछ हम बेसिक डिस्कस करते हैं। बेसिक डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका वेरिएबल है, आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, क्योंकि वेरिएबल का काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करना, और उस स्टोर वैल्यू को किसको पास करते हैं, मशीन को पास करते हैं। तो हमें मशीन को बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आप एक वेरिएबल को दे रहे हो ना, वो किस टाइप की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके आगे इंट राइट कर देते हैं, इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि इस वेरिएबल को हम एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, जो डेसिमल में नहीं होता है। और अगर आप इस वेरिएबल को क्या करना चाहते हो, एक डेसिमल वैल्यू पास करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे 10 की जगह मैंने 10.50 इसको पास करना है, तो मैं इसके आगे क्या राइट करूंगी, फ्लोट। ओके, सो दिस इज द डेटा टाइप, जो आपके वेरिएबल की टाइप बता रहा है। ठीक है, और इस डेटा टाइप का साइज क्या है, यानी कि ये जो वेरिएबल है मैक्सिमम कितनी रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा कि बिट और बाइट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब ये बिट और बाइट क्या होता है, ये एक मेमोरी में मेजरमेंट है। फॉर एग्जांपल लिक्विड चीज को हम लीटर में मेजर करते हैं, ओके, सॉलिड चीज को हम ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो सेम लाइक दैट कंप्यूटर की मेमोरी को बिट और बाइट में हम मेजर करते हैं। तो अगर हम देखें तो इंटीजर को 4 बाइट का स्पेस मिलता है, फ्लोट
फ्लोट को भी 4 बाइट का स्पेस मिलता है। अगर आपको 4 बाइट से बड़ा नंबर लेना है, वो भी इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो आप लॉन्ग डेटा टाइप यूज कर सकते हो। और अगर आपको क्या है, ये फ्लोट किस लिए यूज होता है, डेसिमल के लिए यूज होता है। इसको मेमोरी में स्पेस सिर्फ 4 बाइट का मिलता है, लेकिन आपको इससे भी बड़ा नंबर आपको लेना है डेसिमल में, तो आप क्या कर सकते हो, डबल डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को वेरिएबल पास करोगे, वेरिएबल भी एक तरीके का कोड है, इंस्ट्रक्शन है। ओके, आई थिंक आपको अब डेटा टाइप भी क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन क्या है कि रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स का काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करना होता है, लेकिन उस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कैसे करें, तो हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, ए वेरिएबल नेम स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। यानी कि जब भी आप वेरिएबल यूज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर, तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, या तो एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। एक सिंगल लेटर भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ लेटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया a = 10, तो ये क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई है। तो वेरिएबल क्या है, मैंने किस पे राइट किया है, कैरेक्टर के अंदर राइट किया है। ओके, और कौन सा कैरेक्टर है, एक सिंगल कैरेक्टर है। तो आप सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसे राइट कर दिया वैल्यू = 10, सो दिस इज आल्सो ए वैलिड वेरिएबल। सेम लाइक दैट इट इज आल्सो ए वैलिड वेरिएबल एंड इट इज आल्सो ए वैलिड वेरिएबल, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर से असाइन हो रहा है और ये किससे असाइन हो रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर से। तो जो वेरिएबल का नाम है ना, वो आपका एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। और साथ ही आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसके आगे अंडरस्कोर लगा दिया तो वो भी क्या होगा, एक वैलिड वेरिएबल का नाम माना जाएगा, यानी कि आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कंपाइलर आपको इसकी एरर नहीं दिखाएगा। ओके, एंड शुड नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने वेरिएबल का नाम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना है, यानी कि डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। जब भी मैंने अगर ऐसे राइट कर दिया 1 वैल्यू = 10, सो दिस विल बी द रॉन्ग डिक्लेरेशन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए वेरिएबल का जो है रॉन्ग डिक्लेरेशन हो जाएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहो वैल्यू = 1, then you can write it। मतलब कहने का ये है कि जो डिजिट है वो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, आप उसको बीच में भी लगा सकते हो, आप उसको एंड में भी लगा सकते हो। फाइन, नेक्स्ट इज ए वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन द अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम फर्स्ट पॉइंट में ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर या तो अल्फाबेट्स होंगे या फिर डिजिट होंगे, या नहीं, कंडीशन नहीं है कि अल्फाबेट्स ही होंगे डिजिट भी होंगे, उससे मिलकर भी बन सकता है ये, लेकिन जो हमारा डिजिट जो होगा ना वो हमारा स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। फाइन, और नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड। आप इसके अंदर व्हाइट स्पेस का मतलब होता है स्पेस, आप इनके बीच में स्पेस अलाउड नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्पेस अलाउड किया तो कंपाइलर आपको एरर दिखाएगा। अगर आप स्पेस देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपने जैसे लिखना है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, आप इन दोनों के बीच में स्पेस देना चाहते हो, रोल नंबर के बीच में स्पेस देना चाहते हो, तो आप स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, सम स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, यानी कि जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी उस डेवलपर ने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दिए थे, यानी कि उनका काम पहले से असाइन करके रखा हुआ था कि आपको सिर्फ यही टास्क करना है, इसके अलावा आप कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कॉन्स्टेंट कीवर्ड का। कॉन्स्टेंट कीवर्ड का काम क्या था, जब जो वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, अगर हम वो चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंट रहे, फिक्स रहे, उसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यानी कि इसके पास अपना पहले से एक टास्क है कि इसको वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट करना है, तो ये दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता है। दूसरा टास्क का मतलब है कि हम एक वेरिएबल का नाम जो है कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, बट उस वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। यानी कि एक चीज को हम दो काम नहीं दे सकते हैं। ऐसा कोई कीवर्ड, उसे हम कीवर्ड ही बोलते हैं, ऐसा कोई वेरिएबल या ऐसा कोई टास्क जिसका काम पहले से स्पेसिफाई होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। और किसी भी कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल डिक्लेयर
नहीं कर सकते हो। नाउ फिफ्थ इज द वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है? आप जो वेरिएबल का जो नाम है ना वो केस सेंसिटिव होता है। केसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे लोअर केस एंड अपर केस। अपर केस क्या होता है? कैपिटल लेटर्स, जैसे मैंने अब लिखा कैपिटल ए तो ये हमारा हुआ अपर केस, मैंने लिखा स्मॉल ए तो ये हमारा क्या हुआ? लोअर केस। ठीक है, तो इन द सी लैंग्वेज ना दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। यानी कि अगर आपने a इज इक्वल टू 10 स्टोर किया और कैपिटल A इज इक्वल टू 10 स्टोर किया तो कंपाइलर इन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल मानेगा और डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि डिफरेंट पर्सन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होगी। तो इसका मतलब यह है कि वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने सेम वेरिएबल, सेम केस का वेरिएबल अगर आपने यूज कर लिया, मतलब सेम केस का मतलब यह है कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का नाम तो सेम है। अगर मैं इसको भी कॉल करूं तो ये भी ए है, इसको कॉल करूं ये भी ए है, बट दिस विल बी द इन द लोअर केस एंड दिस विल बी इन द अपर केस, सो बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग्स। ओके फाइन, आई थिंक आपको अब रूल्स भी क्लियर हो गए होंगे कि एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है कोड के अंदर और उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करानी है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा लिया, लेकिन हमारा काम अब तक कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को कोड पास करते हैं। कोड को पास करने का मतलब है उससे कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना, और स्पेसिफिक टास्क असाइन करना का मतलब होता है कि हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई भी टास्क करते हैं तो हमें 2 बेसिक ऑपरेशंस तो करने ही होंगे। वो बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो सी लैंग्वेज के अंदर इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दी हुई है। अब ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आपको बताया था तो उसमें फर्स्ट लाइन क्या थी? अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो उसमें फर्स्ट लाइन थी हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि इंक्लूड क्या होता है? एक फोल्डर होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का मतलब क्या होता है? अगर आपको अपने कोड के अंदर कोई भी इनपुट का टास्क परफॉर्म कराना है या कोई भी आउटपुट टास्क परफॉर्म कराना है तो उससे रिलेटेड हमें कुछ मेथड्स की जरूरत होगी। मेथड का मतलब होता है हमें कुछ फंक्शन की जरूरत होती है, और फंक्शन का क्या यूज होता है? जो काम को ऑटोमेटिकली करता है, यानी कि हमें मैनुअल नहीं करना है, हमें जाकर नहीं बोलना है कि हमारी वैल्यू ले लो, या हमें कंप्यूटर को ये नहीं बोलना है कि हमारी वैल्यू दे दो, ठीक है, हमें रिजल्ट डिस्प्ले कराओ। हम क्या करेंगे? फंक्शन के थ्रू ऑटोमेटिकली ये काम कराएंगे। तो वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक स्कैनफ होता है, एक प्रिंटफ होता है। स्कैनफ क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है कंप्यूटर को, ठीक है, और आपका प्रिंटफ क्या होता है? उससे आउटपुट जनरेट करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप स्कैनफ के थ्रू कराओगे, और अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी आउटपुट जनरेट कराना है तो आप प्रिंटफ के थ्रू कराओगे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं एक इनपुट और आउटपुट को जनरेट करने के लिए इन द कोडिंग। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। अब आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। कंपाइलर ये कहता है कि आपने हमें इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस तो दे दी हैं, बट आपको उसका फॉर्मेट भी बताना होगा कि किस टाइप का आप इनपुट दे रहे हो और किस टाइप का आप आउटपुट जनरेट कराना चाह रहे हो। तो वो फॉर्मेट क्या होते हैं? हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर about the type of data to be printed और scan input and output operation की इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में किस टाइप का डेटा आपको इनपुट कराना है और किस टाइप का डेटा आपको प्रिंट कराना है। तो जितनी आपकी डेटा टाइप होती है ना उतने ही आपके फॉर्मेट होते हैं। ओके, अगर आपको इंटीजर वैल्यू आपको स्कैन करानी है यानी कि इनपुट करानी है या आउटपुट करानी है तो आप %d का यूज करेंगे। अगर आपको इनपुट आउटपुट में करेक्टर वैल्यू चाहिए तो %c का यूज करेंगे। अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो %f का यूज करेंगे। और अगर आपको इंटीजर वैल्यू तो चाहिए बट आपको क्या चाहिए? लॉन्ग नंबर चाहिए, जैसे कि फोन नंबर प्रिंट कराना है तो हम %ld का यूज करेंगे। और % जो lf है वो डबल के लिए होता है यानी कि डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। सो दीज ऑल आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब भी आप कोड लिखोगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैनफ और प्रिंटफ के मेथड के साथ इनको फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू इनपुट करा रहे हो और किस टाइप की वैल्यू आप कंप्यूटर से आउटपुट में जनरेट कराना चाहते हो। सी दिस ऑल आर द फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एस्केप सीक्वेंसेस इन सी।
अब ये एस्केप सीक्वेंसेस का क्या यूज है? अगर आपको याद हो तो इन जनरल टर्म्स हमारे पास कंप्यूटर में कर्सर होता है। जब भी हम किसी एडिटर के अंदर कुछ भी राइट करते हैं तो हमें कर्सर पॉइंटर मिलता है, जहां पर वो कर्सर होता है वहां से हम राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, न्यू लाइन में भी आ सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं। तो इन द कोडिंग जो होता है, कर्सर का काम कौन करता है? एस्केप सीक्वेंसेस। अगर आपको अपना आउटपुट या इनपुट न्यू लाइन के अंदर लेकर आना है तो उसके लिए हम \n का यूज करते हैं। अगर आपको इनपुट में या आउटपुट में स्पेस चाहिए तो आप क्या यूज करते हो? \t का यूज करोगे, और फॉर वर्टिकल स्पेस \v का करोगे। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कोई साउंड जनरेट करनी है बीप की तो हम क्या यूज करेंगे? \a का यूज करेंगे। \n का मतलब न्यू लाइन होता है, \t का मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, \v का मतलब वर्टिकल स्पेस होता है, और \a का अलर्ट बेल होता है जो कि एक साउंड जनरेट करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कमेंट्स इन सी। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको ट्रांसलेटर का एक कंसेप्ट बताया था कि हमारे पास एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस हमें कंप्यूटर को पास करनी होती है, और एक हमारा मशीन कोड होता है, और सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज करने के लिए कंपाइलर यूज होता है, यानी कि वो कंपाइलेशन का प्रोसेस करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। यानी कि कंपाइलर का काम क्या हुआ? उस सोर्स कोड को रीड करना हुआ, और वो उसी सोर्स कोड को रीड करके ही क्या करेगा? मशीन को पास करेगा, मशीन के थ्रू हमारी आउटपुट जनरेट कराएगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। बट कुछ ऐसा कोड जो आप कंपाइलर से रीड ही नहीं कराना चाहते, कोई आउटपुट जनरेट ही नहीं कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसको कमेंट के अंदर डाल दोगे। यानी कि अगर आप किसी कोड को हाइड करना चाहते हो या स्किप करना चाहते हो कंपाइलर से, ताकि उस कंपाइलर, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाइंस का कोड लिखा, उसमें से 2 लाइंस ऐसी है आप चाहते हो कि कंपाइलर उसका आउटपुट जनरेट ना करे और आप उसे रब भी नहीं करना चाहते हो, तो सेम लाइक दैट आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। ये जो मैंने डैश डैश दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो कि आपने कुछ कोड राइट किया हुआ है, और वो कोड ऐसा है जो कंपाइलर से आप हाइड कराना चाहते हो, स्किप कराना चाहते हो, उसे रीड नहीं कराना चाहते हो, तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे? \\/ लगाओगे। इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। तो जब कंपाइलर इस कोड को रीड करेगा ना, आउटपुट जनरेट करने जाएगा, तो वो इस कोड को स्किप करके नेक्स्ट लाइन का कोड रीड करेगा और देन आउटपुट जनरेट करेगा। और अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कोड स्किप कराना है, तो डिसेबल कराना है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट का भी यूज कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द कमेंट्स इन सी। ये जितने भी कंसेप्ट थे बेसिक कंसेप्ट थे। आई नो कि दिस ऑल आर द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है, बट प्रैक्टिकल करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए सी लैंग्वेज के, कि हमारे जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, कोड लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो रूल्स और रेगुलेशन हमें अभी इस वीडियो में देखा है। ओके फाइन, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।